टू माय चैनल। तो अपने प्रीवियस वीडियो में देखा रहेगा कि वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर ये पार्ट ऑलरेडी स्टार्ट किया था। चाहिए तो आप जो लेक्चर 2 है, ठीक है, वहाँ उस वीडियो में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उसका जो अभी नेक्स्ट पार्ट है वो मैं इस वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे उसके आगे जितना भी पार्ट थ्योरी पार्ट है वो पहले हम कवर करेंगे, जिसमें आपको बोर फॉर्मूला डिराइव करना है, उसके बाद हाइड्रोजन एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है, आफ्टर दैट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और उसके बाद लास्ट एक फॉर्मूला रहेगा जिसमें आपको हाफ लाइफ पीरियडिक कंसेप्ट देखना है। बाकी सब थ्योरी पार्ट जो है इस साल के लिए तो सिलेबस से ओमिट किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम ऑब्टेन बोर्स फॉर्मूला फॉर अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन। तो यहाँ पे आपको बोर्स फॉर्मूला डिराइव करना है, किसका यूज़ करके? एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के वीडियो में अगर आपने देखा रहेगा तो फाइनल में हमने क्या डिराइव किया था? यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। तो वही फॉर्मूला अभी मैं यहाँ पे आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। देयरफॉर द एनर्जी ऑफ एक सेकेंड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, तो इसके रिलेटेड आपने एक फॉर्मूला देखा था लास्ट लेक्चर में। क्या था फॉर्मूला? E इज इक्वल टू माइनस एम ई रेस टू फोर अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। अभी आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए आपको सिंपल एक ट्रिक याद रखना है, खाली ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखो, नीचे तो हर एक टर्म का क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे मुझे और एक करेक्शन करना है। अगर आपने पहला लेक्चर अगर प्रॉपरली देखा रहेगा तो जो लास्ट पार्ट था, सेकेंड लेक्चर का जो लास्ट पार्ट था, तो वहाँ पे लास्ट पार्ट में एक गलती हुई है, जहाँ पे मैंने ई और एन स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, और चेंज करके आपको क्या करना है? खाली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्वेश्चन तो सही था, लेकिन लास्ट पार्ट खाली एक लास्ट पार्ट हल्का सा आपका क्या हुआ? गलत हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका सही है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 करेंगे। अभी मैंने क्यों बता, क्योंकि मैं डायरेक्ट मुझे चाहता तो मैं डायरेक्टली जो याज इट इज़ यहाँ पे वीडियो आपको एक्सप्लेन कर देता, लेकिन बोर्ड में कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको गलतफहमी जो हुई है वो एक बार फिर से क्लियर करके बता दी है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखो कि फॉर्मूला आपका ऐसे ही है, सेम फॉर्मूला लिखा, खाली वो करेक्शन देखो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में क्या करेगा? जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। तो अभी यहाँ पे हम हायर ऑर्बिट को m कंसिडर करेंगे एंड लोअर ऑर्बिट को n कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके नोटेशन लिखेंगे, वेयर व्हाट इज m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E is charge on electron, epsilon 0 is permittivity of vacuum, H is Planck constant, and what is N? N is principal quantum number, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, ठीक है। सो लेट EM is energy of electron in higher orbit, and what is En? Energy of electron in lower orbit, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे, तो क्या करता है? एनर्जी रेडिएट करता है। तो एनर्जी रेडिएट के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे? देयरफॉर एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है। तो एक इसके लिए फॉर्मूला रहेगा आपका एनर्जी रेडिएटेड इन डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। तो अभी यहाँ पे एक कहाँ से आया इक्वेशन? तो फिर से अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेक किया लेक्चर 2 में, तो वहाँ पे इस वीडियो रिलेटेड एक पार्ट ऐड किया है जिसमें आपने देखा था बोर थर्ड पोस्टुलेट। ओके, सो आई विल राइट डाउन हियर अकॉर्डिंग टू बोर्स
थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी एनर्जी रेडिएट होगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा, फोटोन के फॉर्म में रहेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, फोटोन एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हम ई एम की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस एम ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, और एन की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एम स्क्वायर, एन की जगह क्या लिखेंगे एम स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या है, माइनस है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्लस, और बाकी पार्ट तो आपका एज इट इज़ रहेगा, एम ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर आपने प्रॉपरली चेक किया तो इस पार्ट में और इस पार्ट में बहुत सारा पार्ट कॉमन है, तो खाली यहाँ पे एम स्क्वायर और जो एन स्क्वायर है वो थोड़ा अलग पार्ट है, तो उसे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एच न्यू इज इक्वल टू एम ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको ये जो प्लस पार्ट है उसे हम आगे लिखेंगे 1 अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा आपने, माइनस, सो माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। तो आगे पीछे खाली मैंने लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे बोर का थर्ड पोस्टुलेट लिखा है, जहाँ पे एनर्जी रेडिएट इज इक्वल टू क्या रहेगा, ई एम माइनस ई एन। बाद में इस फॉर्मूला का यूज़ करके मैंने पहले ई एम के लिए फॉर्मूला लिखा है, सेम फॉर्मूला मैंने ई एन के लिए लिखा है, यहाँ पे खाली साइन चेंज हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ है। दोनों में जो भी कॉमन पार्ट था वो बाहर लिया और रिमेनिंग पार्ट ब्रैकेट के अंदर रखा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो न्यू होता है, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो n इज इक्वल टू क्या रहेगा, वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। यहाँ पे n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह लिखा है न्यू, तो न्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, v अपॉन लैम्बडा, लेकिन यहाँ पे v की जगह हम क्या कंसिडर करेंगे, c अपॉन लैम्बडा। वाई, बिकॉज c इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो h न्यू की जगह क्या लिखेंगे हम, c अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू m ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर। नीचे क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन, ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। और यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है क्यों किया आपने ऐसा, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला मालूम है, क्या मालूम है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। तो ये फॉर्मूला मालूम है, तो इसी फॉर्मूला का आपने यूज़ करके ए डेरिवेशन बना दिया। यहाँ पे आपको 1 अपॉन लैम्बडा का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो एच सी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है इस साइड आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू एन ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच। अभी यहाँ पे h है और यहाँ पे एच क्यूब स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा, और ये c है, इस साइड आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहेगा फॉर्मूला आपका 1 अपॉन लैम्बडा के लिए। अभी यहाँ पे जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा वो पूरा पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एच प्लैंक कांस्टेंट एंड सी इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये सब पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है तो उसे हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। देयरफॉर व्हाट वी विल राइट हियर, लेट आर इज इक्वल टू m e raised to 4 upon 8 epsilon 0 square h cube c, which is equal to, this is called as Rydberg constant. क्या बोलेंगे हम इसे, Rydberg constant, okay, and its value is given by 1.097 into 10 raised to minus 7 per meter, ठीक है। Therefore यहाँ पे हमें 1 अपॉन लैम्बडा के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, m ई रेस टू 4 जो है अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यू अपॉन सी है, उसके हम जगह हम क्या लिखेंगे, आर, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, ओके। एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर बोर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे आपको क्या ऑब्टेन करना था, बोर्स फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन।
ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है और इस फार्मूला का आपको यूज़ करना है आपके आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर बोर्ड में सेम टाइप का एक क्वेश्चन था, खाली इसी क्वेश्चन को आगे आगे उन्होंने थोड़ा चेंज किया, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था वेव नंबर। ओके, तो वेव नंबर के लिए रिलेशन क्या होता है, न्यूमेरिकल भी आया था एक साल, वेव नंबर, तो वेव नंबर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 1/λ। तो एक इसके लिए फॉर्मूला आता है 1/λ वेव नंबर के लिए। तो ये जो फाइनल फार्मूला है वो किसके लिए हो जाएगा आपका, वेव नंबर वी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। ठीक है, तो एक इसके लिए फॉर्मूला हुआ, वेव नंबर के लिए फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो याद रखो अच्छे से, ये सिंबल आपका वेव नंबर तक है। आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ तक ही खत्म होता है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आया था कि वेव नंबर भी फाइंड आउट करोगे, तो खाली 1/λ की जगह आपको क्या लिखना है, वेव नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पार्ट है इस क्वेश्चन रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है तो यहाँ पे क्लियर होता है। अभी इसी फॉर्मा का यूज़ करके आगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन एटम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो डायग्राम ड्रॉ करना है वो डायग्राम कैसे ड्रॉ करता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए जो नेसेसरी फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे जो डिफरेंट सीरीज़ है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है वो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू -me⁴ h²n²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको मालूम है, अभी भी लिखा था और लेक्चर 2 के वीडियो में भी हमने रखा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का अगर हमने यूज़ किया तो इससे हमें क्या मिलेगा, E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ठीक है, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट में जाएंगे तो इस डेरिवेशन का यूज़ करके हमने यहाँ पे और एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। ठीक है, किसके लिए, बोर्स फार्मूला के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोर फार्मूला भी लिख रहा हूँ, बोर्स फार्मूला। तो यहाँ पे बोर्स फार्मूला क्या रहेगा हमारा, 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के वजह से यहाँ पे डिफरेंट सीरीज अराइज होता है। तो डिफरेंट सीरीज़ कैसे अराइज होंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहला सीरीज़ रहेगा आपका लाइमन सीरीज़। कौन सा सीरीज़ रहेगा, लाइमन सीरीज़। और लाइमन सीरीज़ का मतलब क्या होता है, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज़। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ, टेंशन मत लो, पहले सीरीज़ देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे आने वाला है, फर्स्ट सीरीज़ में आने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे n का वैल्यू, तो फॉर लाइमन सीरीज़ n का वैल्यू कितना होता है 1 और m का वैल्यू होता है 1 के आगे 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का और इस वैल्यू का अगर हमने यूज़ किया तो इससे और इससे हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1/λ इज इक्वल टू वॉट, आर ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/n की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1² और -m²। तो ये रहेगा आपका लाइमन सीरीज़ के लिए फॉर्मूला, सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लाइमन सीरीज़। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप लाइमन सीरीज़ के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। सेकेंड सीरीज़ रहेगा आपका जिसका नाम है बाल्मर सीरीज़। तो बाल्मर सीरीज़, तो ये रहेगा आपका सेकेंड सीरीज़ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा फ्रॉम डिफरेंट हायर ऑर्बिट टू सेकेंड बोर ऑर्बिट। तो इसीलिए यहाँ पे n का वैल्यू रहेगा आपका 2 एंड m का वैल्यू रहेगा 2 के आगे 3 4 5। तो कौन से भी ऑर्बिट से आ सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/, अभी n की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2² एंड यहाँ पे मिलेगा हमें 1/m²। तो m का वैल्यू 3 4 5 कुछ भी हो सकता है बाल्मर के लिए। थर्ड सीरीज़ जो रहेगा आपका, तो थर्ड सीरीज़ का नाम है लाइमन बाल्मर और बाल्मर के बाद आएगा आपका पाश्चन सीरीज़, पाश्चन सीरीज़। ठीक है, तो ये रहेगा आपका नेक्स्ट सीरीज़ पाश्चन सीरीज़। तो पाश्चन सीरीज़ में n का वैल्यू कितना रहेगा 3 और m का वैल्यू कितना रहेगा 4 5 6 लाइक दिस ऑन। तो यहाँ पे 1/λ के लिए आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, आर
ब्रैकेट 1/3 स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। एक इसके लिए फॉर्मूला रहेगा लाइमन्स पार्शियल सीरीज के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखने जाएंगे तो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्थ जो सीरीज रहेगा, तो फोर्थ सीरीज को बोलेंगे हम ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए आपका n का वैल्यू क्या रहेगा 4, उसके बाद m का वैल्यू क्या रहेगा, m इज़ 5 6 7 लाइक दिस सो ऑन। तो यहाँ पे 1/λ का फॉर्मूला क्या रहेगा, r ब्रैकेट 1/4 स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। एक इसके लिए फॉर्मूला हुआ आपका ब्रैकेट सीरीज के लिए। और इसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला रहेगा जो रहेगा आपका फिफ्थ वाला फॉर्मूला, जिसे बोलेंगे हम पी फंड सीरीज। सो पी फंड सीरीज मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोर ऑर्बिट इज कॉल्ड पी फंड सीरीज। तो इस सीरीज के लिए आपका जो n का वैल्यू है वो कितना रहेगा 5, और m का वैल्यू जो रहेगा वो 6 7 8 लाइक दिस सो ऑन रहेगा। तो यहाँ पे आपको 1/λ के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, r ब्रैकेट 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर m स्क्वायर। तो ऐसे टोटल 5 सीरीज़ है आपको एग्जाम के लिए, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पार्शियल सीरीज़ एंड पी फंड सीरीज़, ठीक है। तो इन्हीं सीरीज़ का यूज़ करके और ये फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे अभी हम हाइड्रोजन एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में खाली डायग्राम भी आ सकता है, तो खाली आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी आप मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एक सबसे फर्स्ट एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला ऑर्बिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आपका n का वैल्यू क्या रहेगा, n इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है -13.6। अभी क्यू, तो इस ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 क्यू होता है, तो उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब आपका लाइमन सीरीज रहेगा। तो लाइमन सीरीज के लिए अगर एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए n का वैल्यू कितना फाइंड आउट करेंगे हम, n का वैल्यू कितना कंसिडर करेंगे 1। तो ये जो आपका फॉर्मूला है E, ठीक है, तो E का फॉर्मूला क्या रहेगा 1/n स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूला में अगर आपने वैल्यू रखा, तो आपको यहाँ पे E का रिलेशन मिलेगा -13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इसके लिए फॉर्मूला मिला आपको En के लिए। तो इसी फॉर्मूला का अभी यहाँ पे यूज़ करो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे E1 इज इक्वल टू -13.6/1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -13.6, ठीक है। तो एक इसके लिए हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हुआ। अभी सेकेंड ऑर्बिट का भी हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E2 इज इक्वल टू व्हाट, -13.6, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और -13.6 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है आपका थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे E3 कंसिडर करना है। तो E3 के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, -13.6/3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर इज 9। तो 13.6 को अगर आपने 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आप बोलेंगे ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, सिंपल यहाँ पे डिवीजन करो, डिवीजन करके आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस हुए तो इसीलिए वैल्यू भी बाहर हुए। आप भी अगर रीडिंग करेंगे अच्छे से तो आपके भी वैल्यू अच्छे से बाहर हो जाएंगे। ये था थर्ड सीरीज। उसके बाद फोर्थ के लिए वैल्यू जो रहेगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, E4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, -13.6/4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे 13.6 को अगर 16 से डिवाइड किया तो आंसर कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड उसके बाद रहेगा आपका E5। तो E5 के लिए फॉर्मूला रहेगा E5 इज इक्वल टू -13.6/5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 13.6 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से वैल्यू रहेंगे आपके। इस वैल्यू को अभी आपको पुट करना है यहाँ पे डायग्राम में।
तो फर्स्ट लाइन तो आपने बनाया n इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू -13.6 है। तो अगर आगे जाएंगे तो देखो नेक्स्ट वैल्यू -3.4 है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा लेके मैं यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रहेगा। ओके, और यहाँ पे एनर्जी कितना रहेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी नेक्स्ट वैल्यू जो है आपको 1.51 है, तो किसके लिए, E3 के लिए, थर्ड के लिए, तो 1.51 थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे हम, तो इसीलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, ये रहेगा हमारा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रहेगा 3 रहेगा। नेक्स्ट कितना 0.85 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू 4, और उसके बाद और एक वैल्यू है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं देखो लाइन नज़दीक आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना रहेगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 5। तो लाइक दिस, अभी यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करते जाना है, तो एक ऐसा लिमिट रहेगा जहाँ पे आपका n इज इक्वल टू क्या रहेगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रखा तो एनी नंबर अपन इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो इसीलिए इन्फिनिटी पे जो एनर्जी का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा 0 रहेगा, तो ये भी याद रखो, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैंने अभी लाइन ड्रॉ करके रखे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये डिफरेंस सीरीज़ को यहाँ पे मैं प्लॉट करूँगा। तो मेरा पहला सीरीज़ क्या है लाइमन सीरीज़, तो लाइमन सीरीज़ को मैं कैसे प्लॉट करूँगा, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन देखा था, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज़। तो देखो डिफरेंट हायर ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, डिफरेंट हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो इस सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे लाइमन सीरीज़। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट लाइमन सीरीज़, ठीक है। अभी नेक्स्ट सीरीज़ है आपका डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू सेकेंड बोर ऑर्बिट। तो डिफरेंट आउटर ऑर्बिट, तो डिफरेंट आउटर ऑर्बिट मतलब थर्ड से सेकेंड में, फोर्थ से सेकेंड में, फिफ्थ से सेकेंड में, तो डिफरेंट आउटर ऑर्बिट से सेकेंड में, तो ये रहेगा आपका बाल्मर सीरीज। ओके, उसके बाद अभी नेक्स्ट सीरीज़ देखेंगे, तो नेक्स्ट सीरीज़ कौन सा आपका पाश्चियन सीरीज़। तो पाश्चियन सीरीज़ के लिए अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर आपने देखा तो डिफरेंट आउटर ऑर्बिट से कहाँ पे सेकेंड बोर ऑर्बिट में, थर्ड बोर ऑर्बिट में, तो इसीलिए डिफरेंट आउटर ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, सिक्स्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, डिफरेंट आउटर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, तो ये रहेगा आपका पाश्चियन सीरीज, पाश्चियन सीरीज। एंड लास्ट सीरीज हम फिर से एक बार देखते हैं, हमारा ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज में यहाँ पे डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू फोर्थ बोर ऑर्बिट, तो डिफरेंट आउटर ऑर्बिट, तो ये रहेगा आपका ब्रैकेट सीरीज। तो इस तरीके से आपको हर एक सीरीज क्या करना है, ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। तो आगे आपका पी फंड भी रहेगा, डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोर ऑर्बिट। तो इस तरीके से अलग अलग क्या रहेंगे आपको यहाँ पे सीरीज रहेंगे जो यहाँ पे प्लॉट करना है। इसके आगे भी और एक सीरीज है, 6 नंबर का सीरीज है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे खाली आपको 5 सीरीज रखना है, याद रखना है, जिनका आप यूज़ करेंगे आपके एग्जाम के लिए। जो फर्स्ट सीरीज होता है लाइमन सीरीज, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। सेकेंड जो बाल्मर सीरीज होता है वो विजिबल लाइट रीजन में आता है, और इसके आगे जितने भी है वो इंफ्रारेड रीजन में आता है। इंफ्रारेड में भी स्पेसिफाई करेंगे तो ये नियर इंफ्रारेड, और इसके आगे जितना भी है वो फार इंफ्रारेड रहेगा, ठीक है। तो इनका रीजन याद रखो, खाली इतना भी आपको आता है एग्जाम के लिए। ये फॉर्मा भी खाली आता है आपको, डायग्राम खाली आता है 2 मार्क के लिए, और इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो इसलिए ये जो पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी पार्ट के लिए भी और न्यूमेरिकल पार्ट के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखो, है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जहाँ पे हम अभी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्या डिराइव करना है, ठीक है। देखो अभी, सो नेक्स्ट पॉइंट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस,
ठीक है। तो इस पॉइंट में हमें सबसे पहले कवर क्या करना है वो हम देखेंगे। तो आपने बोर का सेकंड पोस्टुलेट देखा था जिसमें आपने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो इंटीग्रल, देखो यहाँ पे लिखा है एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा किसके साथ, h/2π के साथ। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है बोर के सेकंड पोस्टुलेट में, ठीक है। तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम h/2π क्यूब है, ठीक है। तो वो बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे डी ब्रोगली ने उसका प्रूफ दिया एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और यहाँ पे डी ब्रोगली ने कंसिडर क्या किया था कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये तो आपको मालूम ही है, इसमें नया कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट राउंड द न्यूक्लियस। लेकिन डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट रहेगा उसे पार्टिकल वेव भी कंसिडर किया था और वेव लाइक भी कंसिडर किया था। तो ये रहेगा पार्टिकल नेचर। और दूसरा वेव नेचर में क्या रहेगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो लाइक वेव क्या करेगा, यहाँ पे मोशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेव फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेव नेचर भी रहेगा और पार्टिकल नेचर भी रहेगा। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके यहाँ पे डी ब्रोगली ने रिलेशन फाइंड आउट किया था या फिर सेकेंड पोस्टुलेट प्रूफ किया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो कैसे और क्या करना है वो देखो। सबसे पहले द वेवलेंथ associated with electron is given by, तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, वेयर दिस h इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट एंड p इज कॉल्ड, h को क्या बोलेंगे हम, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड p को क्या बोलेंगे हम, लीनियर मोमेंटम। और इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, mv। तो ये रहेगा आपका लैम्बडा के लिए फॉर्मूला। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आपको इतना तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल टू रहेगा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल और विच इज़ इक्वल टू 2πr। अभी यहाँ पे अगर आपने वेव का नेचर कंसिडर किया तो वेव का जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हम लैम्बडा। तो यहाँ पे कितने वेव्स फॉर्म हुए हमें नहीं मालूम, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, n। तो ये टोटल डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका n लैम्बडा। तो इसलिए यहाँ पे दो रिलेशन को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो मैंने अभी बोला था डी ब्रोगली ने क्या बताया था, यहाँ पे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर बताया था, ठीक है। तो इसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2πr इज इक्वल टू, तो 2πr मतलब यहाँ पे रहेगा सर्कमफरेंस, और ये सर्कमफरेंस जो रहेगा वो इक्वल टू रहेगा किसके साथ, n लैम्बडा के साथ, ठीक है। तो अभी इससे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 2πr इज इक्वल टू n, लैम्बडा की जगह हम क्या लिखेंगे, h/p। दिस इज आर इक्वेशन नंबर, सॉरी y, therefore y it is from इक्वेशन 1, ओके। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ये जो 2πr यहाँ पे 2πr जो है उसे हम उस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नहीं तो 2π को लेके जाते, r को एज इट इज लिखते, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, pr इज इक्वल टू nh/2π। और p के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बट p लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसे इस फॉर्मूला में रिप्लेस करेंगे p की जगह, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर mrv इज इक्वल टू, और mvr इज इक्वल टू nh/2π, ओके। तो ये जो mrv नहीं तो mvr जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। सो एज mrv इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, इसे बोलेंगे हम एंगुलर मोमेंटम। अगर ये एंगुलर मोमेंटम है तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। सो दिस इज योर फाइनल
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस खत्म होता है। तो खाली यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट ऐड करना है कि यहाँ पे आपको वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में बताना है। बाकी इतना आंसर अगर आप बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट करके अभी हम चैप्टर के लास्ट थ्योरी पार्ट पे जाते हैं, अभी यहाँ पे देखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डीके लॉ। तो सबसे पहले डीके मतलब क्या होता है, तो जो भी आपका न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, रेडिएशन के वजह से न्यूक्लियस का साइज क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा, न्यूक्लियस आपका डीके होते जाएगा। तो उसी के रिलेटेड लॉ है जिसे हम क्या बोलेंगे, डीके लॉ। ठीक है, तो रेडिएशन की वजह से एटम का नहीं तो न्यूक्लियर का साइज क्या होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, और एक पर्टिकुलर लिमिट में आपका एटम कंप्लीटली क्या होगा, न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर होगा। तो यहाँ पे हमें उसके रिलेटेड कंसेप्ट देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसिडर क्या करेंगे, N0। व्हाट इज N0? नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम T0। तो इनिशियली जो न्यूक्लियर प्रेजेंट है तो उसके लिए हमने लिखा है N0, और मान लो आफ्टर टाइम T इतना पार्ट क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ है, मतलब डिके हुआ। तो जो रिमेनिंग पार्ट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम टी, तो ये जो अनकलर पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, NT। ओके, इतना क्लियर है। तो ये आपका होगा नोटेशंस। अभी लॉ में क्या दिया, तो अकॉर्डिंग टू डीके लॉ जो भी आपका डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dN अपॉन n इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, dN अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n। देयरफॉर dN अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लैम्डा n, वेयर दिस लैम्डा इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे माइनस n आएगा, तो यहाँ पे लैम्डा को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और डीके कांस्टेंट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डीके कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये रहेगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, डीके कांस्टेंट, तो ये रहेगा आपका लैम्डा के लिए फॉर्मूला, dN अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लैम्डा n। तो यहाँ पे लैम्डा को हम क्या बोलेंगे, डीके कांस्टेंट। ठीक है, तो नाउ अभी हम आगे क्या करेंगे, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। नहीं तो यहाँ पे पहले हम जो भी फैक्टर्स है उसे सेपरेट करते हैं। तो क्या मिलेगा, dN अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। अभी हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो बाय इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dN अपॉन n इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। तो यहाँ पे माइनस लैम्डा जो कांस्टेंट है उसे मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाला, और यहाँ पे हमारा लिमिट क्या रहेगा, तो स्टार्टिंग लिमिट रहेगा 0 और एंडिंग लिमिट रहेगा हमारा t रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 अपॉन n का इंटीग्रेशन होता है लॉग। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग n, और यहाँ पे लिमिट क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 0 to t, और यहाँ पे आएगा आपका माइनस लैम्डा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे t लिखेंगे। देयरफॉर अभी यहाँ पे log n है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, t है, तो एक बार अपर लिमिट लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, log ऑफ nt माइनस log ऑफ n0 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लैम्डा t। तो देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या मिला, लॉग ऑफ माइनस है, तो जब लॉग में माइनस होता है तो उसे क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, लॉग ऑफ nt अपॉन n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। अगर यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म है तो उस साइड जाके क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। ये मैथ्स का बेसिक रूल है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, nt अपॉन n0 इज इक्वल टू क्या करेंगे, e रेस टू माइनस लैम्डा t करेंगे। n0 यहाँ पे डिवाइड है, उस साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आपको फाइनली मिलेगा nt इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्डा t। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन किसके लिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम t। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे आपको अच्छे से नीचे दिखेंगे, एक बार रीड करो। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो इतना पार्ट क्लियर करो। सबसे पहले आपने क्या किया,
सबसे पहले आपने यहाँ पे डीके लॉ लिखा है, तो डीके लॉ से आपने क्या किया, यहाँ पे लैम्बडा को क्या कंसिडर किया, डीके कांस्टेंट कंसिडर किया, तो उससे आपने dn/n के लिए एक फॉर्मूला बनाया, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट लग के यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन में लॉग a माइनस लॉग बी का फॉर्मूला यूज़ करके आपने यहाँ पे लॉग a अपॉन बी किया, और लॉग उस साइड जाके एक्सपोनेंशियल हुआ, तो आपको इसमें फाइनल फॉर्मूला मिला nt इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। तो ये रहेगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन। अभी इसके बाद हम इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, मतलब इसके रिलेटेड ही है, जहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होगा तो वहाँ पे हम जाएंगे जहाँ पे हमें देखना है हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो अभी हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम हाफ नहीं करना। तो हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या रहेगा, मान लो ये आपका न्यूक्लिया है, तो उसे हाफ होने के लिए, इतना न्यूक्लिया अगर प्रेजेंट है तो उसे हाफ होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। तो आपका स्टार्टिंग में एटम कितना था, n0, तो हाफ होगा तो कितना होगा, n0/2। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए हम यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे, लेट n0/2 इज इक्वल टू nt इज इक्वल टू वॉट, n0/2। तो ये रहेगा आपका कंडीशन। nt मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम t। तो एट टाइम t पे आपका पार्टिकल कितना रहेगा, n0/2, और इस कंडीशन पे आपका जो टाइम है वो कितना रहेगा, t1/2। तो ये रहेगा हाफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 1 क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्या दिया आपको, nt इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। देयरफॉर nt की जगह हम क्या लिखेंगे, nt की जगह n0/2 इज इक्वल टू, आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, n0, यहाँ पे मिलेगा आपको e रेस टू माइनस लैम्बडा टी की जगह क्या लिखेंगे, t½ लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी n0 है, यहाँ पे भी n0 है, दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, हाफ इज इक्वल टू e रेस टू माइनस लैम्बडा t½ अभी यहाँ पे देखो नीचे 2 है, यहाँ पे पावर निगेटिव है, तो उसे नीचे लेके जाते हैं, तो पावर अगर नीचे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, हाफ इज इक्वल टू 1/e रेस टू लैम्बडा t½ दोनों को कंपेयर करो, तो कंपेयर करने के बाद में क्या मिलेगा, e रेस टू लैम्बडा t½ इज इक्वल टू 2। अभी इस साइड क्या है, e है, तो उस साइड जाके क्या होगा, log e होगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, लैम्बडा t½ इज इक्वल टू लॉग ऑफ e इंटू 2। तो यहाँ पे लैम्बडा t½ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लॉग e को कन्वर्ट करना लॉग 10 में, तो क्या करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे आपको मिलेगा log 2 बेस टू द 10। तो यहाँ पे लैम्बडा मल्टीप्लाई उस साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे t½ इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2.303 इंटू लॉग 2 का अगर आपने लॉग टेबल में वैल्यू फाइंड आउट किया, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, मेरा चाहिए तो वीडियो भी देखो लॉग टेबल रिलेटेड, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि log 2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू अगर चेक किया तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 3010, और नीचे फिर ये जो लैम्बडा उस साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। अभी अगर इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, t½ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्बडा, एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड। अभी इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, अगर एक पर्टिकुलर एटम को हाफ होने के लिए कितना टाइम लगता है वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको लैम्बडा मालूम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर रिलेटेड जो भी डेरिवेटिव पार्ट है वो आपका क्लियर हुआ है। अच्छे से डेरिवेशन अच्छे से रिवाइज करो। यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 to 5 थ्योरी क्वेश्चंस भी रहेंगे, जहाँ पे डेफिनेशन है, 1-2 न्यूमेरी थ्योरी क्वेश्चन, 2 मार्क के भी क्वेश्चन रहेंगे जो आपको क्लियर करना है। इतना पार्ट क्लियर करेंगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके रिलेटेड और एक वीडियो में अपलोड करूँगा जहाँ पे आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये जो वीडियोज़ हैं वो बोर्ड प्रिपरेशन के हिसाब से हो रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस मेरा यही रहेगा कि बोर्ड में आप कितना अच्छे से लिख सकते हो। तो इसीलिए मैं इतना अच्छे से आपको लिख के दे रहा हूँ। तो एज इट इज़ भी अगर आपने बोर्ड में लिखा तो भी आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, इतना मेरा गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो ऐसे ही देखते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, आपके दोस्तों को शेयर करो, तो जाके जितने ज़्यादा लोग हैं उनको वीडियो मिलते जाए और उनको भी हेल्प हो जाए उनके पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय।